हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर में बताया गया है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है नगर कैसे हुआ करते थे, व्यापारी और उनका शिल्पीजन मतलब कार्य करने वाले लोग कैसे हुआ करते थे, और किस प्रकार की वो भारत आने के बाद जो है किस प्रकार की कल्पना करते होंगे मंदिर मस्जिदों के बारे में, और कौन कौन सा जो चीज रहा होगा, कौन कौन सा भारत का ऐसा जगह रहा होगा जो व्यापार का केंद्र रहा होगा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर से कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, किस प्रकार का जो है वह अपने आप पर अपने विचार में, अपने दिमाग के अंतर्गत किस प्रकार की वह योजना सोचता होगा कि यह भारत जो है, हम जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं वह भारत देश जो होगा कैसा होगा, और वहाँ की बनावट, वहाँ की संरचना, वहाँ के घरों का और वहाँ का व्यापार केंद्र किस प्रकार का होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करता होगा, सोचता होगा। देखिए किस प्रकार का क्या था, वह मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा शहर। वस्तुतः नगर तो अनेक ऐसे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कहाँ पर केंद्र है, इसके बारे में देखिए। वाणिज्यिक केंद्र सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है हमें दिखता है, यहाँ पे क्या एक दिख रहा है हमें सूरत, दूसरा है मसूलीपट्टनम और तीसरा क्या है हम्पी है। ये देखेंगे तो ये जो है एक व्यापार का केंद्र है, ठीक है, व्यापार का केंद्र है। और यहाँ पे जो कलकत्ता है यह सबसे क्या है, समृद्ध शहर है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रशासनिक केंद्र के बारे में। प्रशासनिक केंद्र देखिए कह रहा है कि 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी जो सुंदर नगर के पास से बहती है। कावेरी नदी जो है वह कहाँ से बह रही है, तो सुंदर नगर के पास से बह रही है। देखिए यहाँ पे जो कावेरी नदी है आपका, यहाँ पे हम कावेरी नदी के देखते हैं, तो कावेरी नदी जो है यहाँ ये देखिए, ये कावेरी नदी जो है बह रही है, तो सुंदर नगर मदुरई तंजावुर के माध्यम से होते हुए वो क्या कर रही है, बह रही है। किस प्रकार की कल्पना की गई है इस बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं कि कावेरी नदी जो है वह सुंदर नगर के पास से बहती है, साथ ही साथ राजा राजचोल द्वारा बनाई गई राजा राजचोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि हमें गर्व है कि अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। अर्थात एक यात्री जो आता है वह इस प्रकार की कल्पना करता है कि जिन हम शहरों के व्यापारों के नगर की बात कर रहे हैं, उस नगर से इस एक नगर जिसमें सुंदर नगर के पास से कावेरी नदी बहती है और वहाँ पे राजा राजचोल द्वारा बनाई गई राजा राजेश्वर मंदिर, ठीक है, कि घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है, और वहाँ पे सुंदर सुंदर कि क्या कही गई मंदिर पर, तो मंदिर पे जो है उत्कीर्ण कराया गया, मंदिर की दीवार पर जो उत्कीर्ण कराया गया है, लिखवाया गया है, उसके वास्तुकार कौन है, तो कुंजर मल्लन राजराजा पेरुथच्चनम है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बताइए कि जो राजा राजेश्वर मंदिर है वह किस देवता का है, तो आप बताएंगे शिव जी का है। साथ ही साथ किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा राज चोल के द्वारा बताया गया। चोल शासन कहाँ था, आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप में था या उत्तरी भारत के अंतर्गत था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद क्या है, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिसमें कई क्या है मंडप बने हुए हैं, और उन मंडपों में क्या होता था, शादी नहीं बल्कि राजा क्या करते थे, दरबार लगाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहीं से जो इनके अधीन नगर हुआ करते थे उसमें सैन्य शिविर भी बने हुए थे, और जो सैन्य शिविर नगर में बने हुए थे, सैनिक का रहने का जगह जो बना हुआ था, साथ ही साथ उन नगरीय बाजारों में हलचल भरा होता था। राजा जो थे इस प्रकार की अपनी नगरों को बनाते थे कि जहाँ से उनको हर प्रकार से क्या कर सके, कंट्रोलिंग सिस्टम कर सके। जहाँ अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री हो रही थी, तो जब हलचल तो होना ही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति किससे होती थी, कुआं और तालाबों से होती थी। मतलब जब राजा राजचोल थे, जो चोल शासन था उस समय जो था, उस समय पानी की जो समस्या होती थी, किल्लत होती थी, उसको किस प्रकार से दूर किया जाता था, तो वस्तुओं, कुआं और तालाबों से जो है उसकी आपूर्ति की जाती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर
उरैयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे घंटियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। ठीक है, देखिए कह रहे क्या कि जो तंजावुर के निकटवर्ती नगर है वह तंजावुर के निकट कौन सा था, जहाँ पे हमने देखा कि कावेरी नदी जो बह रही थी, कावेरी नदी के पास से जो है उरैयूर और तंजावुर नगर जो है वहीं के सालिया बुनकर जो है, जो बुनकर है वह मंदिर के उत्सव के लिए क्या करते हैं, झंडे तैयार करते हैं। तो मंदिर के लिए झंडे कहाँ से तैयार हो रहा है, उरैयूर से। उरैयूर कहाँ है, तंजावुर के पास है। तंजावुर से कौन सी नदी निकल रही है, तो कावेरी नदी निकल रही है। जबकि राजा और अभिजात वर्ग जो थे उनके लिए किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है, तो सूती वस्त्र तैयार किया जाता है बढ़िया किस्म का, और सभी साधारण लोगों के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। जबकि वही बात करें हम तंजावुर से कुछ दूरी पर, तंजावुर और उरैयूर से कुछ दूरी पर जो है स्वामी मलाई क्या कर रहे हैं, स्वामी मलाई स्थपति जो है अथवा मूर्तिकार, स्वामी मलाई क्या है, एक मूर्तिकार है, जहाँ पर अच्छे किस्म की कांसे की मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा बनाने का काम कर रहे हैं और दीप भी बनाते हैं। तो राजा राज चोल द्वारा बनाया गया जो राजेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के अंतर्गत हमने देखा कि जो मंडप बना था उसमें दरबार लगता था। साथ ही साथ जो है झंडे बनाने का काम कौन कर रहा है, तो सालिया बुनकर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया किस्म का सूती वस्त्र है, जबकि जो सामान्य वर्ग है, जनसाधारण लोग हैं, उनके लिए क्या है, मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। जबकि उरैयूर से कुछ ही दूरी पर जो है स्वामी मलाई हैं, जो मूर्तिकार कांस्य की मूर्ति और साथ ही साथ लंबे सुंदर घंटे और घंटे धातु बनाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, मंदिर वाले नगर और तीर्थ केंद्र कैसे थे। बात करें तंजावुर, ठीक है, तो तंजावुर एक मंदिर वाला नगर है और मंदिर नगर का नगरीकरण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण क्या है, नगरों के विकास की प्रक्रिया है। नगरीकरण किसको कहते हैं, तो नगरों की जो है विकास की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मंदिर जो है किसके लिए चीज़ें पर, अब देखिए समाज में ये मंदिर बन रहा है तो किन किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है, समाज के लिए भी है और अर्थव्यवस्था के लिए है। और समाज और अर्थव्यवस्था के लिए कैसे है, यदि समाज के लोग आते हैं उस मंदिर में तो चढ़ावा करेंगे, तो उससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था होगी। और छोटी मंदिरों की बात नहीं की, बड़ी बड़ी मंदिरों की बात की जा रही है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव प्रदर्शन के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों द्वारा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्व उत्सव मनाए जाते थे। तीर्थयात्री जो भी आते थे, तो जो वहाँ पे पंडित हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, उनको भोजन कराया जाता था। और साथ ही साथ मंदिर के दर्शनार्थी, मतलब जो मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे, दान दक्षिणा भी दिया करते थे। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था भी क्या होती थी, मजबूत हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखते हैं कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मोम तकनीक क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है, कांसा एक कैसी धातु है, तो मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु है। जब जो किससे बनी होती है, तांबे और रांगे से बनी होती है या टीन से बनी होती है। रांगे या टीन ही उसको बोलते हैं, कहीं जस्ता भी बोलते हैं, के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांस्य से अधिक होता है। मतलब घंटा जब बनता है तो उसमें रांगा की मात्रा, टीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और तांबे की मात्रा कम होती है। उसके बाद क्या करें, एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य की मूर्ति, चोलों के समय की जो मूर्तियाँ थी, कांस्य की मूर्तियाँ जी थी, उसको लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक क्या है, तो इसमें क्या होती थी कि सबसे पहले एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, मोम की मूर्ति तैयार कर ली जाती थी और इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से क्या कर दिया था, लिप करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब मोम की धातु जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, जैसे सरस्वती पूजन होती है, दुर्गा पूजन होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है बांस की फट्टे लगा करके उसमें जो है संरचना तैयार की जाती है, उससे फिर पुआल लगा दिया जाता है, उसके बाद जो है मिट्टी का लेपन किया जाता है। लेकिन लुप्त मोम विधि में क्या किया जाता है कि मोम की मूर्ति ढाल दी जाती थी, उसके ऊपर जो है क्या किया जाता था, तो उसके ऊपर मिट्टी पूरी तरह से लेपन कर दिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाती थी तो उसे क्या किया जाता था, देखते हैं, जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाती थी तो मोम की एक गर्म किया जाता था। जब सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उनकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना करके, छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम क्या होता था, बाहर निकल जाता था। जैसे हम गर्म करेंगे उसको तो मोम क्या होगा, पिघलेगा तो क्या होगा कि जो छिद्र बनाए रहेंगे नीचे या ऊपर, वह नीचे से क्या होता है, मोम निकल जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के
खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु क्या की जाती है, भर दी जाती है। और जब भर दी जाती थी वो धातु ठंडी होकर ठोस बन जाती, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और इस प्रकार से मिट्टी की मूर्ति जो होती थी क्या होती थी, चमक जाती थी। तो अब समझ जाइए कि लुप्त मोम तकनीकी क्या थी। तो आपने समझ गया होगा बेहतर तरीके से कि लुप्त मोम तकनीक क्या थी और किस प्रकार से जो है कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति जो है बनी हुई है लुप्त मोम तकनीकी के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्प के ऊपर जो है खड़े हैं, ठीक है ना, ये मूर्ति बनी हुई है। यह मूर्ति जो बनी है इसमें हम देख रहे हैं कि जिस पे हमारे कृष्ण जो है नाग राक्षस कालिया सर्प को जो है क्या कर रहे हैं, बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, काबू करते दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। क्या करते थे, या तो मंदिर के जो कर्ता धर्ता हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, जो पांडा लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि जो धन आता था उसको धन को व्यापार में लगा देते थे या साहूकारिता में लगा दिया करते थे, सहकारी में लगा दिया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। क्योंकि मंदिर की आवश्यकता पूरा करने के लिए क्या होता था, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर के जितने भी दर्शनार्थी आते थे उनको कष्ट ना हो, उनको दुख ना हो, उनकी सभी सुविधाएं जो है मंदिर के पास ही उपलब्ध हो जाए। इस तरह से वो धीरे धीरे मंदिर के आसपास क्या हो गए, बसने लगे और इस प्रकार से मंदिरों के नगरों का क्या हो गया, विकास हो गया। तो आपने देखा कि मंदिरों के आसपास नगरों का कैसे विकास हुआ और इसी को नगरीकरण कहा गया। इसी रीति में मंदिरों के चारों ओर अनेक नगर का आविर्भाव हुआ, उत्पत्ति हो गई। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामीन, भिलसा या विदिशा, ठीक ना, और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। इसके आसपास क्या हो गया, नगरीकरण हो गया। कुछ अन्य मंदिर की बात कर लें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें हम, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें तो नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई में आंध्र प्रदेश में तिरुपति। मतलब मदुरई और आंध्र प्रदेश में किसकी मूर्ति है, तिरुपति की, और और तमिलनाडु में कांचीपुरम। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। मतलब जो तमिलनाडु का कांचीपुरम है और मदुरई और आंध्र प्रदेश का तिरुपति है, ये धीरे धीरे क्या किस रूप में विकसित हो गए, नगरों के रूप में विकसित हो गए। यदि बात कर ले उत्तर प्रदेश के वृंदावन और तिरुमलाई तमिलनाडु, ऐसे नगर को दो उदाहरण है। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी, ठीक ना, जिसको हम चौहान को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चौहान राजाओं की जो अजमेर था वो चौहान राजाओं की क्या थी, राजधानी थी, जो आगे चलकर मुगलों के शासक में सूबा मुख्यालय बन गया, सूबा बन गया था, ठीक ना, एक प्रांत बन गया था। और सूबे का मालिक को क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। यह नगर धार्मिक एवं स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, यहाँ पे मकबरा है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान किसका मुख्यालय हुआ करता था, तो हम बता सकते हैं मुगलों का हुआ करता था। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में दर्शनार्थी से पंथों को, देखिए अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है, ये भी ध्यान देंगे। यहाँ पे देखते हैं छोटो नगरों का संजाल, कैसे छोटे छोटे नगरों का जाल बिछ गया। 8वीं शताब्दी में ही उपमहाद्वीप में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का क्या हो गया, विकास हुआ। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, तो मंडपिका होती थी। जो नगर होता था उसमें क्या होती थी, मंडपिका होती थी, जिसे मंडी कहते हैं। आसपास के गांव वाले उपज बेचने के लिए कहाँ जाते थे, मंडपिका में जाते थे, मंडी में जाते थे। उनमें ऐसी गलियां होती थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, ठीक ना, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा, हाट कहा जाने लगा था। मतलब मंडपिका को क्या कहने लगे हैं लोग, हाट कहने लगे हैं, हाट नहीं हाट। साथ ही साथ बात करें हम यहाँ पे कि इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पी, जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाली, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते हैं।
जैसे आप भी देखे होंगे कि आपके आसपास जो होता है, किसी मंडी में कहीं दाल मंडी है, कहीं लोहा मंडी है, कहीं ताला मंडी, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक ना, गुड़ मंडी है। तो वैसे ही जो है हर जगह अलग अलग मंडियाँ हुआ करती थी, मतलब जो व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए अलग अलग जगह निर्धारित किया गया था, और वो लोग क्या करते थे, अपना कारोबार करते थे। जबकि जो कुछ अन्य व्यापारी हुआ करते थे वह नगर में घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। कुछ अन्य व्यापारी जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी आते थे दूर दराज से व्यापारी। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। जो जमींदार हुआ करता था वो क्या करता था, देखता था कि ये नगर विकसित हो चुका है तो यहाँ पर अपना किला कर बना लेता था और किलेबंदी कर देता था। और ऐसे सामंत जो हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो शिल्पकारों, व्यापारियों तो उनसे व्यापार वस्तु पर क्या लगा देते थे, कर लगा देते थे कि नहीं ये मेरी ज़मीन है और मैं इन पर क्या करूँगा, टैक्स लूँगा। कितने होशियार हुआ करते थे, देखिए जमींदार कैसे काम करते हैं। और कभी कभी इन करों को संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों द्वारा किया गया होता था। जो धनाढ्य व्यापारी हुआ करते थे उनसे कर देते थे, तो उन्हीं से कहते थे कि तुमको क्या करना होगा, इस हाट से, इस मंडपिका से या इस बाजार से तुमको क्या करना है, टैक्स वसूलना है, और उस टैक्स वसूल कर क्या करना है, मुझको देना है। अब देखते हैं बड़े और छोटे व्यापारी। जो व्यापारी आते थे उनमें कुछ बहुत बड़े व्यापारी थे, कुछ छोटे व्यापारी थे। लेकिन व्यापारी के लिए क्या होता था कि जब दूर दराज से व्यापारी आते थे तो उन व्यापारियों को लीड करने के लिए, बेचने के लिए क्या होता था, एक मुखिया हो जाता था। और वही मुखिया जो है क्या करता था, जो है मुखिया जा करके चारों तरफ जो है इच्छुक योद्धा होते थे, जो युद्ध लड़ने वाले लोग होते थे, उनके पास जाता था, राजा महाराजा और सेनापतियों के पास जाता था और अपनी घोड़ों की बात करता था कि हमारे पास घोड़े हैं, इस किस्म के घोड़े हैं, आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। देखिए घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बात करता था। व्यापारियों को राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। जो व्यापारी आते थे दूर दराज से, उनको जंगलों और क्या होता था, गुजरना पड़ता था। इसलिए आमतौर पर वह काफ़िले बनाकर चलते थे। कहीं हमारी क्या हो जाए, लूटपाट ना हो जाए, हम लूट का शिकार ना हो जाए, कहीं हमारे जो है हमारे ऊपर जो है किसी अन्य लोगों के द्वारा हमला ना कर दिया जाए। साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पे कि जो यात्री थे वो किस रूप में चलते थे, समूह बनाकर चलते थे। रक्षा के लिए व्यापार संघ मतलब गिल्ड बनाते थे, झुंड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक संघ ऐसे थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे, जो 8वीं शताब्दी में आए संघ बना करके। उस संघ में मणिग्रामम थे और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ में प्रायद्वीपीय के भीतर दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। कौन, मणिग्रामम और नाना देशी। मणिग्रामम और नाना देशी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह क्या है, एक संघ है। किसका संघ है, व्यापारियों का संघ है, जो दूर दराज क्षेत्रों में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। मारवाड़ी और चेटियार, मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी आप जानते हैं, मारवाड़ी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत धनी किस्म के लोग होते हैं, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। कौन, चेटियार और मारवाड़ी। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। मतलब हम देखते हैं गुजरात के अंतर्गत जो है, गुजरात के अंदर मारवाड़ी भी पाए जाते हैं, उसमें हिंदू बनिया होते हैं, और मुस्लिम जो बनिया होता है उसको बोहरा बोलते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या होते हैं, धनाढ्य होते हैं, धनी लोग होते हैं। तो हिंदू बनिया और जो मुस्लिम बोहरा लोग थे वह क्या करते थे, दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। इतनी दूर तक क्या करते थे, वो यात्रा करते थे और व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। जाकर के इन क्षेत्रों में, खाड़ी वाली क्षेत्रों में जाकर क्या करते थे, कपड़े बेचते थे, साथ कपड़े और मसाले बेचते थे, क्योंकि भारत का मसाला जो था बहुत ही मशहूर था, ठीक ना, तो वह मसाले बेचते थे। और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत क्या करते थे, कीमती चीज़ें वहाँ से लाते थे अफ्रीका से, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में सोना क्या मिलता था, ज़्यादा मात्रा में मिलता था। एशिया और चीन में मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे ये लोग। पश्चिमी तट के नगरों में ये क्या करते थे, अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वो क्योंकि हमारे यहाँ के मसाले क्या थे, बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध हुआ करते थे। उसके बाद ही बात कर ले हम लोग कि वहाँ से उन्हें आने यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते, उन्हें व्यापार में बहुत लाभ होता था, क्योंकि
जो लोग जाते थे दूर देशों में व्यापार करते थे, जो बोहरा लोग हुआ करते थे, ये जब व्यापार करने जाते थे, जो हिंदू बनिया होते थे, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता था, लाभ होता था। और जब लाभ होता था, जिस जिस क्षेत्रों में, जिस खाड़ी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में वो जाते थे और वहाँ से बहुत सारे धन लेकर के आते थे, सोना चांदी या अन्य जो है लेकर के हाथी दांत लेकर आते थे। साथ ही साथ देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, जो हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि, ये यूरोपीय व्यंजनों का महत्वपूर्ण अंग बन गए। क्योंकि यूरोपीय जो देश हुआ करते थे वो ठंड प्रदेश है, और वहाँ पे लोग जो है हमारे यहाँ से जो है ये जो मसाले लेकर के जाते, तो वहाँ लोग जो है ठंड से बचने के लिए या ठंडी में जो है चाव से गर्म मसाले का बहुत ज़्यादा क्या करते थे, यूज करते थे। इसलिए जो है हमारे देश के मसाले उनके लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, ठीक ना, एक उनका अभिन्न हिस्सा बन गया था। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये ऐसी चीज़ यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप बदलता गया। अब हम थोड़ा सा काबुल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करें काबुल की, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य, मतलब विचित्र भूदृश्य और 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनी। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। किससे? रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। मतलब घोड़ों का व्यापार जो होता था मुख्य रूप से रेशम मार्ग से होता था, जो चीन से होकर जाती थी, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर बेप्टिस्टे टैवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में, ठीक ना, घोड़ों का व्यापार होता है। तो जो उसने अनुमान लगाया कि जो हर साल जो है घोड़ों का 30,000 रुपये का व्यापार होता है, उन दिनों में बहुत भारी रकम हुआ करती थी 30,000 रुपये। 8वीं शताब्दी की बात कर ले तो हम समझ जाते, काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे काबुल से, और साथ ही साथ उप महाद्वीपीय तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। कहाँ से? काबुल से। अब देखते हैं बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी के जड़ाई के काम करने के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। बीदर के शिल्पकार थे वो बहुत ही तांबे और चांदी को बहुत ही सुप्रसिद्ध और डिजाइन तरीके से बनाते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया। यहाँ बात करते हैं हम किसका? पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। किसमें? पांचाल में। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे, ठीक है। इस प्रकार सालियार और कैकलौर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। कैकलौर और सालियार क्या है? तो ये बुनकर समुदाय है। जबकि पांचाल क्या है? ये जो है निर्माण करने वाले, मतलब जो है छोटी छोटी चीज़ें, सुनार, कसेरे, लोहार, ये राजमिस्त्री जो है शिल्प वाले लोग हैं। आइए हम एक और शहर के बारे में देखते हैं। वह शहर क्या है? हमारा अहमदाबाद, गुजरात। ये क्या हो गया? बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले ही अपेक्षा विस्तार महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। जब वो उधर से क्या हुआ कि जो तंजावुर वाले क्षेत्र थे वह धीरे धीरे उनमें क्या हो गई? गिरावट आ गई, कमी आ गई। तो अब गुजरात जो था वह विकसित बनता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो था ये सूती केंद्र बन गया था गुजरात में, ठीक है। और साथ ही साथ व्यापार का केंद्र बन गया था ये भी। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर, ठीक ना, मुर्शिदाबाद, क्या है? मुर्शिदाबाद, जो कोलकाता वाले एरिया में आता था बंगाल के, रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र से उभरा था। देखिए 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन मुर्शिदाबाद कौन? 1704 में मुर्शिदाबाद जो क्या बनता है? बंगाल की राजधानी बन जाता है। लेकिन इसी दौरान सितारा डूब गया, लेकिन वह बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बन करके सीधा लंबे समय तक टिक नहीं पाए थे। अब थोड़ा सा हम जानकारी करते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र में देखते हैं कि हम्पी के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, सुंदरता कैसी है? तो हम्पी देखिए, हम्पी नगर कहाँ पे है? तो हम्पी जो है कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों के बीच में स्थित है। और यह नगर जो था 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था कौन? तो हम्पी नगर। और बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। अब देखिए अभी भी जो है हम्पी के अंतर्गत जो है कुछ खंडहर है, तो उस खंडहर को देख करके पता लगाया जा सकता है कि इमारत कितनी सुंदर थी। तो उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, इसको देखकर पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कितनी सुंदर रही होगी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं गारे, चूने और जोड़ने वाले मसाले का भी प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं एक किलाबंद नगर,
एक किलाबंद नगर के बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज, वह 16वीं शताब्दी में आता है और हम्पी नगर का क्या करता है, वर्णन करता है। तो डोमिंगो पेज जो है कहाँ का था, तो वह कौन सा यात्री था, पुर्तगाली यात्री था। और जो पुर्तगाली यात्री जो है आता है और हम्पी नगर, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत है, वह आता है और उसका वर्णन करता है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस प्रवेश राजा ने अत्यंत सुदृढ़ प्राचीर बद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। कौन लिख रहा है, पुर्तगाली डोमिंगो पेज लिखता है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी है, बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। और सुंदर कतारें, भवन जो बनाई गई है सुंदर कतारों में बनाई गई है, लाइन बाई लाइन बनाई गई है। और उसकी छत कैसी बनाई गई थी, हम्पी अंतर्गत चपटी बनाई गई थी, चपाटी बनाई गई थी ना, सपाट बनाया गया था, बिल्कुल फ्लैट बनाया गया था। हम्पी की जो वास्तुकला होती थी विशेष प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद हुआ करते थे। जो शाही भवन होते थे उनमें क्या होते थे, मेहराब और गुंबद बनाए जाते थे। वहाँ स्तंभों वाले विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों के रखने के लिए आले बने हुए थे। अच्छे तरीके से बाग बगीचा भी हुआ करता था। 15वीं-16वीं शताब्दियों के समृद्ध काल में हम्पी एक वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी जो था क्या था, वाणिज्यिक केंद्र भी था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। कब, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत, जो कभी वाणिज्यिक केंद्र भी बना होता था। कौन, हम्पी। अब हम पढ़ते हैं सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है, सूरत को कहा गया है। यह क्या है, एक वाणिज्यिक केंद्र है सूरत, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद केंद्रों से आने वाले जो माल हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। सूरत की बात करें तो मुगल काल में कैम्बे, आज के खंभात की खाड़ी की बात कर रहे हैं, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ओरमुज के साथ, ठीक है ना, ये क्या था, व्यापार करने के लिए प्रमुख केंद्र हुआ था। सूरत को और किस नाम से जानते हैं, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लोग क्या करते हैं, हज यात्री जहाज से भी रवाना होते थे। कहाँ जाते थे, मक्का था, इसलिए इनको मक्का का प्रवेश द्वार भी। सूरत को और किस नाम से जानते हैं, तो सूरत को देखिए एक सर्वदेशीय नगर भी के नाम से भी जानते थे। क्योंकि एक सर्वदेशीय नगर इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर सभी जातियों के लोग और धर्म के लोग आते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम भी बने हुए थे। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त भिन्न भिन्न देशों का औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े दिखते थे। हमेशा जो है सूरत क्योंकि व्यापार का केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र हो गया था, सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता था, तो यहाँ पर हर देशों से लोग, जाति के धर्म लोग क्या करते थे, आते थे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं कि हुडी क्या है, हुंडी क्या है, सॉरी हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी, ठीक है ना। जैसे इस आज के डेट में क्या हो गया है, एटीएम, कि हम पैसा कहीं जमा करते हैं और कहीं और क्या करते हैं, निकाल लेते हैं किसी भी बैंक के एटीएम के माध्यम से। तो वैसे भी हुंडी हुआ करती थी जिसमें जमा किया गया एक दस्तावेज होता था, जिसमें जमा की गई राशि को आप क्या किया था, दिखाया जाता था, और उसी को दिखा करके आप किसी भी जो है कहीं से भी क्या कर सकते थे, पैसा प्राप्त कर सकते थे। सूरत में ऐसी अन्य दुकानें भी जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों में बेचता था। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारी, मतलब जड़ी के किनारी के लिए भी जाना जाता था, और उनके लिए जो गोटा वाला, जो जड़ी वाली साड़ियाँ हुआ करती थी, जड़ी वाली जो कपड़े हुआ करते थे, उनका सबसे व्यापार कहाँ पे करते थे वो ले जा करके, तो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार में उपलब्ध थे। यहाँ पे देखते हैं हम कि जोखिम भरा और दौर मसूलीपट्टनम के लिए क्या चुनौती थी, क्या मसूलीपट्टनम के लिए क्या चैलेंज हुआ। तो जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर जो है कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है।
17वीं शताब्दी में यह जो मसूलीपट्टनम था वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नगर बन चुका था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि इनके बीच जो हॉलैंड के जो यात्री जो व्यापारी थे, जो कंपनी आई थी, और इंग्लैंड की जो कंपनी आई थी, और साथ ही साथ दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्या किया था, इन पर चढ़ाइयाँ कर दी थी, लड़ाइयाँ भी हुई थी, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। और ये लोग चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इस पत्तन पर मेरा अधिकार हो जाए, जिससे हॉलैंड या अन्य जो इंग्लैंड की जो भी आएगी जो भी जहाज़ें आएंगी, तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस पर अधिकार कर लेगी तो मैं इनसे भी क्या करूँगा, टैक्स लूँगा। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों के लिए ने बनाया था। मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने भी बनाया था।